मैं हूं राज वर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिपोर्टर जी। आज हम अपने इस लाइव डिस्कशन में बात करेंगे एक ऐसे बिल्डर के बारे में और एक ऐसे विधायक के बारे में जिन्हें ना तो कानून से डर लगता है और ना ही उन गरीब लोगों से, लोगों की बद्दुआओं से, जिनकी गाढ़ी कमाई हड़प तो ली लेकिन उन्हें उनके सपने का आशियाना आज तक नहीं दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माहिरा होम्स और हरियाणा के समालखा से कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छोकर के बारे में। धर्म सिंह छोकर और माहिरा होम्स को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट है, पहले वो आपको बता देते हैं। दरअसल गुरुग्राम की जिला अदालत ने उनके और उनके दो बेटों के खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू किया है। वारंट इसलिए इशू किया गया है क्योंकि ये लोग ईडी की जांच में शामिल नहीं हो रहे हैं। आप समझिए, ईडी जिससे तमाम विपक्षी दल के नेता ये आरोप भी लगाते हैं और डरते भी हैं कि सरकार के कहने पर ईडी काम करती है, उसी ईडी के लगातार नोटिस देने के बावजूद उसके सामने पेश नहीं हो रहे हैं। तो आप इसे क्या कहेंगे? दबंगई, मनमानी, गुंडागर्दी, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जो प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत जो घर उन लोगों को देने थे, उन हजारों लोगों को देने थे, आखिरकार वो क्यों नहीं दिए? और पेच एक के बाद एक ऐसा फंसता चला गया कि अब वो तमाम जो खरीदार है, जो एक उम्मीद लगाए हुए थे अपने परिवारों के साथ कि आज नहीं तो कल उन्हें एक छत मिलेगी, वो छत जिसका सपना उन्होंने बहुत लंबे समय से देखा था, लेकिन वो सब अधूरा पड़ा हुआ है। तो अब इस डिस्कशन में हम आगे बढ़ते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रिपोर्टर जी के इस लाइव डिस्कशन में। मेरे साथ तरंग अग्रवाल जी है, नितिन खुराना जी है, सचिन जी है और हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के सिंह जी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं तरंग अग्रवाल जी आपकी तरफ रुख करूंगा। पूरा मामला एक बार समझते हैं। जो प्रोजेक्ट में आप लोगों ने इन्वेस्ट नहीं, आपने जो अपनी पूंजी लगाई थी अपने घर के लिए, जो एक सपना देखा था, कब आप लोगों ने ये पैसा लगाया था, कब ये प्रोजेक्ट आया था और एक के बाद एक किस तरह की स्थितियां बनी, किस तरह के जो पेच फंसते गए कि आप लगातार जो है अपने उस सपने से, उस आसियानी से दूर होते जा रहे हैं? सर, ये प्रोजेक्ट माहिरा प्रोजेक्ट है। ये साई आईना के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2018 में। उसके बाद सर 2018 में हमने जब ये रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट हमें दिखा, रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट था और प्रधानमंत्री की आवास योजना में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, तो हमने प्रधानमंत्री जी के आवास योजना में ये प्रोजेक्ट को इसमें अपने अपना आशियाना लिया था, जो कि हमें डिलीवरी टाइम हमारा 2021 था, सितंबर का। उसके बाद 2022, उसके बाद सर कंटिन्यू हम लोग धक्के खा रहे हैं और हमें अभी तक जो आशियाना है वो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि ईडी की रेड भी इस प्रोजेक्ट में आ चुकी थी और ईडी के बाद भी ये कोई इसमें कोई भी सामने नहीं आया और हम लोगों को प्रोजेक्ट आज भी ऐसी अधूरा खड़ा हुआ है। पहले हमें बताया गया था जब एनजीटी बैन आ गया था, उसके बाद प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट कर देंगे प्रोजेक्ट बनाना, लेकिन उसके बाद भी हमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें जो अरुण गुप्ता जी ने एक ऑर्डर पास किए थे कि इसको 6 महीने के अंदर आप डिलीवर करवाइए प्रोजेक्ट को, उसके बाद भी वो सर 6 मंथ का टाइम कंप्लीट हो गया, जैसे प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हुआ। तो सर कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट देने का मन नहीं था बिल्डर का, ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तक प्रोजेक्ट अगर नहीं मिला और हम लोग 1497 मेंबर्स जो अलॉटी हैं, तो आज अपने घर के आशाने के लिए ठोकरें खा रहे हैं और बार बार आपके न्यूज चैनल ने और सभी न्यूज चैनल ने कवर भी किया है, लेकिन अभी तक सर कोई भी इसकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स हम लोगों को नहीं मिला। हमने कितनी मीटिंग रेरा डिपार्टमेंट के साथ की होंगी, कितनी सारी मीटिंग हमने चंडीगढ़ डिपार्टमेंट, हरियाणा डिपार्टमेंट, डिप्टी सीएम सर से भी मीटिंग करी थी हमने, बट हमारा ना सर कोई भी हल नहीं निकल पा रहा है अभी तक। तो सर हम लोग अपने आशियाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। हमें हरेसमेंट भी महसूस हो रहा है क्योंकि हम लोग को इतने ज़्यादा तनाव में आ गए, हमारी फैमिली जैसी तनाव में आ गई है कि हम लोग सही से रहना भी मुश्किल है हम लोगों का इस समय, क्योंकि सर प्रोजेक्ट जो था वो अगर डिलीवर हो जाता तो हम अपने घर में अभी शिफ्ट हो चुके होते और आज हम रेंट ईएमआई भी पे कर रहे हैं हम लोग, और हमारे लिए सर जो लोन लिया हुआ है सर डबल मार पड़ रही है। सर हमने अपनी सरकार चुनी थी, तो सर सरकार चुनी थी कि हम लोगों के लिए सरकार काम करेगी, बट सर आज की डेट में
हमने गुड़गांव में, मैं गुड़गांव का ही हूँ सर, बट मुझे आज की डेट में मुझे दुख होता है कि मैंने तो सरकार चुनी, मैंने एक विश्वास करके सरकार को चुना था कि मैं अपना घर ले, मुझे मेरे लिए कुछ करेगी सरकार, बट आज मैं ठोकरे खा रहा हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज को लेकर सर। यही तो एक बड़ी सर दुविधा ये है, ईडी, सरकार को हम इसलिए चुनते हैं कि हाँ, हमारी जो मुश्किलें हैं उसको कम करेगी, लेकिन यहाँ तो मुश्किलें बढ़ती जा रही है। नितिन जी, मुश्किलें भी आपसे बढ़ मैं रही थोड़ा सा हैं। समझना चाहूंगा, मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगा कि साल दर साल बीतते बीतते तमाम दफ्तरों के यहाँ आप लोगों ने अपनी चप्पलें घिसी होंगी, तमाम जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके पास भी गए होंगे, कहीं से कोई भरोसा, कोई उम्मीद, छोटी सी भी उम्मीद कुछ मिलती नजर आ रही है आप लोगों को? सर देखिए 2021 में इन्होंने लाइसेंस कैंसिल किया था डिपार्टमेंट ने, तब हमें एश्योरेंस मिला था उनकी तरफ से कि वो इसको कंप्लीट करके देंगे। बट उसके बाद हम तकरीबन काफी जगह हम चक्कर लगा चुके हैं। रेरा में हम चक्कर लगा चुके हैं, डिपार्टमेंट पे, डीटीसीपी पे चक्कर लगा चुके हैं, कंज्यूमर फोरम में हमने दिया है, और सीएम विंडो पे हमने 50-100 कंप्लेंट्स भी डाल चुके हैं। बट वो बिना किसी सॉल्यूशन के वो क्लोज कर दी गई। आज डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। रीजन बीइंग इज उसका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने बिना चेक किए उसको लाइसेंस प्रोवाइड किया, बाद में निकल के आया कि बैंक गारंटी फ्रॉड है वहां पे। तो वो चीजें कहीं ना कहीं लापरवाही है डिपार्टमेंट की तरफ से भी, जिसका भुगतान हम कर रहे हैं, बायर्स वगैरह कर रहे हैं आज की डेट में। तो कोई सॉल्यूशन वगैरह कुछ हमें मिलके नहीं आ रहा आज की डेट में डिपार्टमेंट की तरफ से। फिल्म का डायलॉग था ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर, मतलब ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार करें तो करें और जाएं तो जाएं कहाँ। हमारे साथ हमारी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के सिंह भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सिंह साहब, आपने बहुत काम किया है, बहुत डिटेल में समझा है माहिरा होम से जुड़े हुए इस पूरे विवाद को, इस पूरे मसले को। इसकी टेक्निकलिटीज को थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे कि आखिरकार पेच फंसा कहां था। क्या बिल्डर की शुरुआत से ही नीयत नहीं थी? क्या बिल्डर सिर्फ पैसा हजम करके रफू चक्कर हो जाना चाहता था और बाकी का जो चक्कर लगाना है वो ये बेचारे जो खरीदार हैं वो लगाते रहे? रवि वर्मा जी नमस्कार। आज के हालात को देखते हुए जो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बिल्डर के पास करीब करीब 6,000 करोड़ के आसपास की उनकी रेवेन्यू आनी थी इस टोटल प्रोजेक्ट में। जो 6 प्रोजेक्ट इन्होंने 2018 से लेकर के 2022 तक में लॉन्च किए थे, उन सब में लगभग लगभग इनके 6,200-500 के आसपास घर इनको आवंटन करने थे और आवंटन करके उनको देने थे। 4 साल में एक प्रोजेक्ट को बनाना होता है। पैसे ये इंस्टॉलमेंट में भी ले रहे थे और पैसे ये टाइम लिंक प्लान में भी ले रहे थे। और प्रोविजन ये है कि अगर आपने 70% पैसा आपका जो आ रहा है वो सरकार के साथ एस्क्रो अकाउंट में जमा होता है। और एस्क्रो अकाउंट में आपको मालूम है कि इसमें सिर्फ एक बिल्डर के सिग्नेचर से वो पैसा नहीं निकल सकता है। तो एस्क्रो अकाउंट को चलाता कौन था और ये पैसा निकालते कैसे थे, सवाल नंबर 1 ये है। इंटेंशन जो आपने बात कही, इंटेंशन तो लगता ही है कि ये पैसा लेकर के फरार होने के नियत से ही ये प्रोजेक्ट ला रहे थे, क्योंकि जिस तरह से कोई एक प्रोजेक्ट बना नहीं था, उसके बाद अचानक दूसरा प्रोजेक्ट ये दूसरे साल ही लॉन्च कर देते थे। तो इनकी नियत में इस तरह से हमें शक तो लगता है। लेकिन कोई ऐसी सजा इस तरह के डिफॉल्ट के केस में हमारे न कानून में है, न जो रेरा लॉ है उसके अंदर में ऐसा कोई ऐसी स्ट्रिंजेंट सजा का प्रोविजन है जिससे कि एक एग्जाम्पलरी सजा मिले और बिल्डर को ऐसा करते हुए डर लगे। ऐसा कोई प्रावधान रेरा कानून में नहीं है, जिसकी वजह से कहते हैं कि रेरा कानून से बहुत सारे बिल्डरों को उतना डर नहीं लगता है जितना कि लगना चाहिए था, जितना कि जब रेरा रेरा आया था, बड़े ढोल नगाड़े बजाए गए थे, बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर की गई थी कि हरेरा आ गया है, दुख संकट तकलीफ सारी दूर हो जाएगी, बिल्डर की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। लेकिन हुआ नहीं। जो आप बात भी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा कुछ बड़े प्रावधान नहीं है, क्योंकि अगर हरेरा कोई आदेश जारी भी कर देता है बिल्डर के खिलाफ तो वो आगे किसी दूसरी कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ अपील कर देता है। तो ले देकर तो जो आम आदमी है, जो बेचारा अपनी मेहनत की जो कमाई है जो उसने लगा दी थी बिल्डर के प्रोजेक्ट में,
वो तो फिर ऐसे ही परेशान और चक्कर लगाने को ही मजबूर रहेगा। सिंह साहब, ऐसा ऐसा आप सही कह रहे हैं, जबकि ईडी की भी रेड से, ईडी के छापे के बाद भी ये बिल्डर गायब हो रहे हैं, उनके सामने पेश नहीं हो रहे हैं। और रेरा कानून के अंदर में वाकई में ऐसा प्रोविजन नहीं है जिससे कि बिल्डरों को डर लगे वाकई में ऐसा करते हुए। ना रेरा अथॉरिटी ऐसा कोई एक्शन ले सकती है इनके खिलाफ, क्योंकि वो सिर्फ रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं कि रेगुलेट कर रहे हैं मार्केट। रेगुलेशन एक अलग चीज होता है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है, जो इफेक्टिव, जिससे डिफॉल्ट ना हो, बिल्डर फरार ना हो, इस तरह का कोई प्रोविजन कानून में नहीं है। और एस्क्रो अकाउंट को कैसे इन लोगों ने वो किया, उससे पैसे कैसे निकाले, 70% तक आपको पैसा उसमें रखना पड़ता है, तो भी आपने निकाले पैसे, वो कैसे होने दिया गया। बैंक लाइसेंस, बैंक जो आपको देता है, बैंक गारंटी जो देता है, उसको आपने फॉर्ज किया। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगभग आपके फर्जी थे, प्लस आपके लैंड की टाइटल क्लियर नहीं थी। तो इतना सब कुछ, क्या प्रशासन बिल्कुल अंधा था उस समय, या उसे पूरा का पूरा इसके बारे में नहीं पता करना था? क्या होता है ड्यू डिलीजेंस, एक छोटे से भी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन में ड्यू डिलीजेंस होती है। आपने इतना बड़ा डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, कम से कम डिपार्टमेंट का ये वो बनता है, फर्ज बनता है कि वो सारी डॉक्यूमेंट्स की छानबीन प्रॉपर करे। वो छानबीन नहीं हुई, वो चूक हो गई बोलते हैं। तो चूक हो जाना बोल देने से तो कोई, डिपार्टमेंट कहीं कुछ और छानबीन में तो नहीं लग गया था, अब कहीं ये कुछ तो अपने फायदे की छानबीन में शायद लग गए थे, तभी इन गरीब लोगों की क्या पता तरफ ध्यान किसी नहीं की। गया। देखिए वर्मा जी, अकाउंटेबिलिटी तो किसी की नहीं बनी ना, फिर कानून बन गया लेकिन बिल्कुल किसी बिल्कुल की ठीक कहा। अकाउंटेबिलिटी कहाँ फिक्स हो गई। आज बिल्कुल लोग, बिल्कुल। आज अगर मान लीजिए, इससे क्या सबक मिलता है बाजार में, जो बिल्डर आए हैं, जो करेंगे फ्यूचर में, आखिर बिल्डरों को तो एक तरह से इंकरेजमेंट मिल रहा है कि आप डिफॉल्ट करो, कुछ नहीं होगा। एक तरह से तो देखो तो ऐसे तो फिर बिल्डरों का जो है के ऊपर जो है लोगों का ट्रस्ट, भरोसा खत्म हो जाएगा। तो डिफॉल्ट तो फिर तो होंगे हो इस गया, तरह से, एक के बाद क्योंकि एक, कोई एक के बाद एक, बिल्कुल एक के बाद एक इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। जी, बिल्डर जेल जा रहे हैं, लगातार फ्रॉड्स हो रहे हैं, लोग सड़कों पर, सरकारी दफ्तरों में, नेताओं के घर पर एडिया रगड़ रहे हैं कि भाई साहब तो हमने क्या गलती की थी, हमने तो आपके भरोसे की एक शासन प्रशासन है उसके भरोसे हमने पैसा लगा दिया बिल्डर के प्रोजेक्ट में, लेकिन होता कुछ नहीं। सॉल्यूशन नहीं मिलता है। सॉल्यूशन तो जो आम लोग हैं जिन्होंने पैसे लगाए हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, उन्होंने ईएमआई भी देनी है, उन्होंने अपना जो है किस्त, वो घर का किराया भी देना है, उन लोगों को से पूछिए ना, उनके दर्द को समझिए ना। तो उनके दर्द को कोई समझने वाला है नहीं। सिर्फ कानूनी कार्रवाई होगी, जांच होगी, जांच से निकलेगा क्या, क्या ये घर बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। क्या सरकार ऐसा कोई पॉलिसी लाती है जिसमें कि बिल्डर डिफॉल्ट करते हैं तो उस केस में वो उन लोगों का क्या होगा जो जिन्होंने घर खरीदा है, उनके घर बनाए जाएंगे या नहीं बनाए जाएंगे, कौन बिल्कुल सिंह बनाएगा। साहब, बहुत सारे और भी बहुत सारे सवाल है मेरे जहन में, वो भी एक एक करके मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो तकनीकी तौर पर वो क्या कर सकते हैं, जो बायर्स हैं उनके आखिरकार राइट्स क्या है, और जो अगर कानून ये इतना लंबा चौड़ा बना दिया गया, आपने अलग से एक हरेरा को खड़ा किया, तो अगर वो जो खड़ा है हरेरा, वो लेकिन वो बिल्डर के साथ खड़ा हुआ है या फिर इन लोगों के साथ जिन्होंने अपनी मेहनत की एक एक पूंजी को बिल्डर के प्रोजेक्ट में लगा बिल्डर दिया। के साथ सर, देवेंद्र बिल्डर के साथ देवेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रिपोर्टर जी पर। मैं सचिन जी आपके पास आऊंगा। मैं देखता हूं एक ग्रुप भी आप लोगों ने बनाया हुआ है, एक नहीं कई ग्रुप आप लोगों ने बनाए हुए हैं व्हाट्सएप पर, और उस पर आप लोगों की जो पीड़ा है, वो तकलीफ है, वो दिखती है। हर रोज आप लोग एक नई, जब सुबह उठते हैं तो एक नई उम्मीद के साथ इस लड़ाई को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर रोज जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, तो कहीं कुछ उम्मीद, कुछ हल्का सा कोई ऐसी एक किरण किसी ने आपको देने की कोशिश की हो, सरकार के किसी बड़े नुमाइंदे से आप मिले हों, क्या कुछ कहना रहा उनका कि कुछ हो भी पाएगा या सब ऐसे ही चलेगा? क्योंकि जिस बिल्डर का ये प्रोजेक्ट है वो सत्ता में भी है, सत्ता में नहीं, माफी चाहूंगा, कि राजनीति में भी है। सबसे बड़ा जो आपने सवाल लिया है ना कि आपको क्या महसूस हो रहा है सुबह उठ के, तो बड़े मजे आ रहे हैं सर। रोज रोज एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है कि क्या क्या होता है, और सपने और
हकीकत की दुनिया में बड़ा फ़र्क है सर। 2017 अगस्त में इसको लाइसेंस मिला, लाइसेंस दिया टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के बड़े बड़े ऑफिसर ये कहते हैं कि हमारे दो ही काम है, या तो लाइसेंस देना या लाइसेंस को रिवोक कर देना, खत्म कर देना, कैंसिल कर देना। सिर्फ दो ही काम के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, जो लाखों करोड़ों की सरकार के ऊपर भार पड़ता है, जो हम जैसों के टैक्स से पेमेंट जाती है। तो वो अपने इस एक काम को भी सही से नहीं कर पाए। उन्होंने 2017 में लाइसेंस दिया और 2022 में 5 साल बाद ये बता रहे हैं कि हमारे से गलती हो गई, हमने इसको फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर लाइसेंस दे दिया। 5 साल के बाद इनको ये पता चल रहा है, जिस डिपार्टमेंट का सिर्फ एक ही काम है लाइसेंस देना और लाइसेंस को रद्द कर देना, उसको 5 साल बाद जब हमारी 100% पेमेंट चली गई, जब इनको ये याद आ रही है, ये हमें पहले बता देते 2-4 महीने में चेक करके, हमारे पैसे तो बच जाते। तो ये सरासर ये इनसे चूक नहीं हुई है, ये मिली भगत है डिपार्टमेंट्स की। एस्क्रो अकाउंट के सिंह साहब ने बताया, एस्क्रो अकाउंट खाली कर दिया। देखो, हम इस बिल्डर को तो सर जानते भी नहीं थे, हम तो रेरा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने लाइसेंस दिया हुआ है, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आता है। और इससे सेफ प्रोजेक्ट क्या होगा? हमसे बढ़िया तो जो हमारे पड़ोस में, जो हमारे सेक्टर 68 के साथ में बहुत सारे अवैध कॉलोनियां विकसित हुई थी सर उन्हीं दिनों में, जो उनमें हमारे से आधे रेट में लोगों को प्लॉट और फ्लैट मिल गए। अब क्या हुआ कि उनके तो 4 साल में वो अवैध कॉलोनियां वैध हो गई हैं और हम यह धरती पे चक्कर काट रहे हैं जी। किसके पास, आप ये कह रहे हैं किसके पास नहीं गए हम? किसके पास नहीं गए हम? यहाँ हरियाणा में बड़े से बड़े मंत्री से लेके जितने ऑफिसर्स हैं, चंडीगढ़ से लेके गुड़गांव, रेवाड़ी, जहां भी हमने धक्के खाने थे वहां खाए। तो ये हमें नतीजा मिल रहा है। जो आप कह रहे थे ना क्या एक्सपीरियंस हो रहा है सुबह उठ के, तो एक नए रोजाना एक नया एक्सपीरियंस मिलता है कि यहाँ धक्के खा के आते हैं, देखते हैं यहाँ क्या जवाब मिलेगा। बड़े मीठे मीठे वादे करे थे जी, उसका ये हल मिला। प्रधानमंत्री जी के मुखौटा दिखा के उन्होंने फ्लैट बेच दिए और सरकारी डिपार्टमेंट्स की मिलीभगत के हम शिकार हैं जी। अब रेंट और EMI दोनों पे कर रहे हैं, डबल भार पड़ रहे हैं सर। बिल्कुल, ये दोहरी मार है। महंगाई, ऊपर से जमा पूंजी को यहाँ लगा दिया। उम्मीद ये थी कि कम से कम घर मिल जाएगा तो किराया नहीं देना पड़ेगा, यहाँ आप किराया भी देना पड़ रहा है। और बैंक जो है वो आपसे किस्तें भी मांगता है, साथ में जो उसका ब्याज है वो भी वसूलता है। एक मामला पीछे भी आया था जब एक महिला ने कि घर पर जाकर, एक परिवार के घर पर जाकर बैंक के लोगों ने शायद कुछ बदतमीजी की थी, अगर मैं गलत नहीं हूं, आप प्लीज करेक्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसके बाद उस महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। कुछ इस तरह की खबरें भी सामने आई। सर आप खुद ही समझिए, इतना एक्सट्रीम स्टेप को क्यों उठाएगा? वो तब उठाएगा बेचारे के पास जब कोई उसके पास रास्ता ही नहीं बचेगा। और हम सब लोगों के साथ आज यही सिचुएशन हो रही है जी, कि हम जिए या मरे, हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ा इन्होंने। और वो तब, मैं बार बार ये कहूंगा कि उस प्रोजेक्ट में ये हाल है जो कि सबसे सेफ, इससे कोई सेफ प्रोजेक्ट इंडिया में हो तो बता दें, जो कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से सारे लाइसेंस मिले हुए हैं, रेरा से अप्रूव्ड है और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आता हो। आप बता दीजिए सर। हाँ, एक सबसे बड़ी बात यही है कि अगर ऑनलाइन भी कुछ खरीदने जाते हैं तो यही सब चीजें चेक करते हैं कि भाई कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, ब्रांड वैल्यू उसकी कैसी है। बाहर भी अगर कहीं आप कुछ खरीदने जाते हैं कोई वैल्यूएबल चीज, तो आप यही एक देखते हैं कि हाँ ये बड़ा सा जो शोरूम है इसका नाम पहचान ठीक है या नहीं है, उसी भरोसे पे करते हैं। और यहाँ तो समझिए इस भरोसे में 4 गुना ज्यादा जो है चीजें और ऐड हो जाती है, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप इस प्रोजेक्ट को लेकर आए, विभाग ने लाइसेंस दिए हैं, हरेरा जैसी एक बड़ी अथॉरिटी आकर बैठ गई है जो कि इनके ऊपर लगाम लगाने के लिए, और उसके बावजूद भी अगर धोखा होता है तो आप समझिए कि फिर तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ धोखे में ही चल रहा है। एक भ्रम है, एक बबल बनाया हुआ है, बस हल्की सी एक सुई चुभो दी और वो फट गया। और जो आपने वर्मा साहब जो कही ना कि ये पॉलिटिकल विपक्ष में या सत्ता में, सर हमें तो ये दोनों एक ही पलड़े में दिखते हैं। देखिए आप बात को समझिए, हरियाणा में सरकार है बीजेपी की, केंद्र में सरकार है बीजेपी की, डबल इंजन की सरकार हो गई सर। और विधायक है जो हमारे मालिक है इसके प्रोजेक्ट के, वो है कांग्रेस के विधायक। इस हिसाब से तो उन्हें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि विपक्षी आदमी है। लेकिन यहाँ आके पता लगता है कि सारे मिले हुए हैं। ये 2 साल हो गए, इन मंत्रियों के पास भी हमें फाइल चक्कर काट, हमारे धूल खा रही हैं। धूल क्या, वो तो मकड़ी के जाड़े लग गए उनके। तो हम यहाँ इतने परेशान हो गए, मतलब ये आता हूं मैं सचिन जी मैं आता हूँ। देवेंद्र जी भी हैं, आप ही में से एक हैं। देवेंद्र जी, आपने जब इस प्रोजेक्ट में अपना घर बुक किया था, क्या सोच के बुक किया था,
और वो जो सोचते सोचते जब आप आगे बढ़े, आज की जो स्थिति है, कहाँ अपने आप को देखते हैं? देवेंद्र जी, शायद आपका माइक म्यूट है। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद देवेंद्र जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही, कुछ तकनीकी खामी है। बैक एंड टीम इसको जब तक ठीक करती है। सिंह साहब, आपसे ही मैं एक बार फिर से ये जानना चाहूंगा, जो एस्क्रो अकाउंट की हम बात करते हैं, जिसको खाली कर दिया गया, एस्क्रो अकाउंट तो इसीलिए रखा जाता है ना कि बिल्डर जो है एक नॉमिनल सा अमाउंट, जो भी वो इन्वेस्टर या कहीं खरीदार जो एक उम्मीद से फ्लैट बुक करते हैं, घर बुक करते हैं, एक आशियाना बुक करते हैं, उनका जो पैसा है वो सुरक्षित रहे। सिर्फ उसमें से इतना ही पैसा वो निकाले जो 10 या 15%, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, बाकी का पूरा पैसा वो जो प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है उसी के अंदर लगना है। तो आखिरकार ये पूरा खेल हो कैसे गया? वही जो आपने बोला, 70% किसी भी प्रोजेक्ट का पैसा पहले एस्क्रो अकाउंट में रहेगा और 30% पैसा ही बिल्डर के पास होगा, जो उसके एम्प्लॉई, जो उसके खर्चे होते हैं उसके लिए वो रखा जाता है। बाकी 70% सिर्फ प्रोजेक्ट को डेवलप करने में, कंप्लीट करने के लिए रखा जाता है एस्क्रो अकाउंट में। उसमें एक ही सिग्नेटरी नहीं होते हैं, बल्कि जो दूसरे पक्ष के लोग होते हैं, जो सरकार के लोग होते हैं, वो भी उसके सिग्नेटरी होते हैं। बैंक के भी कुछ लोग होते हैं जो सिग्नेटरी होते हैं। तो मुझे ये सबसे बड़ा आश्चर्य ये लग रहा है कि इस अकाउंट से पैसे निकाले कैसे गए। और दूसरी बात यह है कि वो अगर खर्च होने थे तो वो प्रोजेक्ट में खर्च ना होकर के वो डाइवर्ट कैसे हो गए, क्योंकि ईडी कह रहा है कि 107 करोड़ रुपया माहिरा के 68 सेक्टर से, जो 1500 करोड़ रुपया इनके पास आए, 107 करोड़ रुपये जो आए थे, उसमें से 55 करोड़ रुपया के आसपास ये निकल गए, किसी और जगह चले गए। और बाकी जो पैसा था अलग अलग इनके सिस्टर कंपनियों में वो भेज दिए गए। तो ऐसा कैसे हुआ? इसका मतलब यानी कि हमारे ऑपरेशंस के अंदर में फ्लॉज है, कानून के प्रोसीडिंग्स में फ्लॉ है, प्रोसेस में फ्लॉज है। कानून बनाना एक अलग बात है, कानून को तरीके से ट्रांसपेरेंटली इम्प्लीमेंट करने का कोई ऐसा इन्होंने उपाय नहीं रखा जिसके अंदर में एक आदमी जो पैसा लगाता है वो भी मॉनिटर कर पाए कि मेरा पैसा या मेरी प्रोजेक्ट की अभी की स्थिति क्या है, किस स्टेज पे है हमारा प्रोजेक्ट। वो ऑनलाइन वो सिस्टम उसका प्रोविजनिंग करनी होगी, क्योंकि आपने अगर 7th फ्लोर बनाया तो 7th फ्लोर के बाद आप पेमेंट मांगते हैं तो उस कम से कम वो पता तो चले ऑनलाइन। जैसे खरीदार लोग हैं उनके पास भी वो एक्सेस होना चाहिए। अगर आपने इस सिस्टम को इतना ट्रांसपेरेंट नहीं बनाना था तो कानून की जरूरत क्या थी? फिर तो बगैर कानून का चल ही रहा था सब कुछ। तो ये कानून ठीक बात है, बनाने तो पहले भी सब चल ही रहा था, फिर ऐसे ही चलने देना था। क्यों हरेरा बनाया? क्यों इतने लोगों को जो है फिर आप बैठा के तनख्वाहें दे रहे हैं? वो भी तो हमारी जेब से जा रही है ना, क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा ही उनकी तनख्वाह में भी यूज होता है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी यूज होता है। क्यों 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 ये मजाक करने की जरूरत थी? यानी कि सीधे सीधे ये कहें कि यहाँ तो सर्कस चल रहा है, और सर्कस में भी वो जादू का खेल जिसमें जादूगर एक पिंजरे में एक लड़की को बंद करता है और छू मंतर काली कलंतर करके गायब कर देता है। तो कुछ ऐसा ही जादू जो है इन लोगों उस ने सर्कस के, सॉरी सर सर एक बार वर्मा साहब, उस सर्कस के ना हम है जमूरे। जमूरा वर्ड सुना है सर आपने? जो मदारी कहता है नाच जमूरे नाच। तो हरेरा के पास जाते हैं, वो कहता है जी डीटीसीपी ऑफिस में जाके नाच, यहाँ मत नाच। डीटीसीपी ऑफिस कहता है जी मंत्री के पास जाके नाच, यहाँ मत नाच। मंत्री कहता है चंडीगढ़ जाओ, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के ऑफिस में, वहां जाके नाचो, यहाँ क्यों शोर मचा रहे हो? तो वो हमें मदारी जमूरा बना रखा है जी, हमें सर्कस का खेल चल रहा है सर। बिल्कुल सर, तकलीफ है आप लोगों की, उस तकलीफ का दर्द मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि एक घर, हिंदुस्तान में रहने वाले हर आदमी का एक सपना होता है कि वो एक घर बना ले, फिर वो गरीब हो अमीर हो, फिर वो चाहे अंबानी हो, तो अपनी हैसियत के हिसाब से बनाता है। जी वर्मा जी, एक बात रखना चाहता हूँ, थोड़ी इजाजत हो तो बताऊं। अरे सर प्लीज प्लीज। एक चीज ये समझ नहीं आ रहा है कि इतना हंगामा हो रहा है, दो प्रोजेक्ट ओएसबी और ये माहिरा के बारे में इतना हंगामा हो रहा है, मीडिया में भी कवरेज हो रही है, सब कुछ हो रहा है। किसी सरकारी अधिकारी ने, किसी सरकार के बंदों ने, किसी नेता ने कोई आज तक पब्लिकली स्टेटमेंट दिया है कि हाँ ये ऐसा हो गया, हम इसकी जांच कराएंगे, या इसका हम ये सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं?
कोई किसी का बयान, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक हुआ क्या? कम से कम नहीं भी तो 6,000 से ज्यादा होम बायर्स अफेक्टेड हुए, बता दूं आपको। हो इनके सकता है 6 सिंह साहब ये प्रोजेक्ट में इलेक्शन के नजदीक आने का इंतजार कर रहे हो कि तब हो अल्लाह मचाएंगे, ताकि एक बार फिर से मूर्ख बना के इन लोगों का की वोट ले ले और इनको सपना दिखा दे कि नहीं नहीं नहीं, अब 2024 के बाद आपको घर मिल जाएगा। नहीं, 2018 में इलेक्शन नहीं था। 2018 के बाद 2019, 20, 21, 22 इतने सालों में ये जितने भी जिनके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मतलब कि कोई अधिकारी के पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसका मतलब आपने बस एक तरह से कानून बना दिया और किसी के पास अकाउंटेबिलिटी नहीं दिया, किसी डिपार्टमेंट की नहीं दी, और कोई ऐसी प्रोविजनिंग नहीं करी कि आप इतना पैसा अगर आप डिफॉल्ट करोगे तो आपके पैसे इतने जब्त हो जाएंगे, या उस पैसे से हम दूसरा एक किसी को इनवाइट करेंगे, हम टेंडरिंग कर देंगे, हम कुछ भी, हम सरकार से हम सपोर्ट करेंगे उस पैसे को दिलवाने में, सरकार के सरकारी खजाने से देंगे हम पैसा अगर ये बिल्डर डिफॉल्ट करता है तो वो सब तो कोई प्रोविजनिंग करी नहीं। तो इनका फिर अकाउंटेबिलिटी कहाँ रह गया? फिर ये सिस्टम चलेगा कैसे? फिर आगे तो ऐसे होते रहेंगे फिर। तो आपके लिए तो तो पता नहीं, वो तो चल ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ तो यही है ना, आम आदमी का घर कैसे चलेगा, और उसको घर नहीं मिलेगा तो फिर वो कैसे अपने भविष्य को उज्जवल होता देख पाएगा। तो देवेंद्र जी, मैं आता हूं सिंह साहब, एक बार देवेंद्र जी भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? देवेंद्र जी, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? आप एक बार चेक कीजिए, आपके साइड से शायद आपका माइक म्यूट होगा, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है। चलिए खैर, तरंग जी एक चीज बताइए, जो आपने बुक किया था अपना घर, कौन से प्रोजेक्ट में बुक किया था? उसके बाद अगर अभी वैसे स्थिति की बात करें, कितनी मंजिलें बन गई होगी, खैर उम्मीद तो खैर है नहीं, तो कभी उस तरफ जब गुजरते होंगे उस बिल्डिंग की तरफ जहां एक ख्वाब, एक सपना देखा था अपने परिवार के साथ बसने का? जैसे सिंह साहब ने कहा, जो एस्क्रो अकाउंट है, एस्क्रो अकाउंट में 70% पैसा बिल्डर को रखना होता है, और जब बिल्डर से पैसा निकलता है वहां से, तो एक साइन बिल्डर के होते हैं और एक साइन डिपार्टमेंट के होते हैं। आज की डेट में उसमें सिर्फ और सिर्फ 350 करोड़ 400 करोड़ का प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपए पड़े हैं, जो ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया है। तो सर, जो हम लोगों का जो 350 400 करोड़ का पैसा था वो डाइवर्ट कर दिया गया, जो ईडी ने भी सामने लाया है कि डाइवर्ट किया गया है पैसे। अब आप फ्लैट की सर, हम अपने आशियाने के लिए तो सर साइट पर जाते हैं, देखते हैं, जो भी अभी काम, जैसे काम तो बिल्कुल ही बंद है, और इन्होंने जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में दो सर आप बहुत कम लेवल पे, किसी में तो ग्राउंड लेवल है, किसी में कुछ टावर्स में 11 मंजिल हो चुकी है, 2 3 4 5 टावर हैं, बाकी सर 13 टावर में से कुछ टावर में 3 ग्राउंड बने हुए हैं, किसी में अभी कुछ भी काम नहीं हुआ। तो ऐसे पूरा प्रोजेक्ट एक तरीके से क्लोज ही है इनके हिसाब से, क्योंकि इन्होंने तो काम किया करके दिया नहीं, और 400 करोड़ रुपए इनके पास है हम लोगों का, और जो कि दूसरे प्रोजेक्ट में लग चुका है। तो सर ये कहाँ का एक डिपार्टमेंट कैसे पैसे निकाल के दूसरे प्रोजेक्ट में लगाने के लिए परमिशन दे देता है, और हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो पैसा हम लोगों ने दिया वो पैसा हमारे प्रोजेक्ट में लगना चाहिए था, जिससे कि हम लोग अपने घर में शिफ्ट हो पाते। बट ये डिपार्टमेंट की पूरी मिली भगत है, पूरी डिपार्टमेंट के साथ इनकी डिपार्टमेंट के साथ ये फाइन की वजह से नहीं निकल सकता पैसा, जो कि आज 1 लाख रुपए होने के बावजूद भी डिपार्टमेंट कोई हेल्प नहीं कर रहा, रेरा कोई हेल्प नहीं कर रहा। चंडीगढ़ में सर एसीपी सर से भी, उनसे भी कोई हेल्प नहीं मिल रही हमें, और सत्य प्रकाश सर जो डीडीसीपी चंडीगढ़ है, उनसे भी कोई हेल्प नहीं मिली हमें। तो सर ये सब हम लोग बड़े बड़े डिपार्टमेंट के अधिकारियों से अगर मिल लिए, तो अब की बार हम लोग एक मिडिल क्लास है, हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? क्योंकि हम लोगों के पास, हम जब रात को एक तो नींद ही नहीं आती हम लोगों को, हम जब सुबह उठते हैं सोचते हैं आज हम किसके पास जाएं, आज हमारे लिए कौन भगवान बन सकता है, आज हमारे लिए कौन घर दे सकता है। तो सर मतलब ये होता है ना कि दिल से सर, एक आदमी दिल से रोता है, कोई सामने उसके नहीं दिखता, वो चीज सर हम लोगों के
साथ होती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं इस चीज़ को लेके। तो सर ये डिपार्टमेंट और हमने जो वोटिंग की है कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, हम समझते हैं इस चीज़ के लिए। और हम चाहेंगे तो क्या करेंगे सर, हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से ही करेंगे अब तो हम, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये प्रोजेक्ट है। उनके प्रधानमंत्री आवास योजना में आता है सर, ये हमारा प्रोजेक्ट डिलीवर करवाइए आप, ताकि हम लोगों को सर अपने घर मिल जाए और हम लोग अपने परिवार के साथ शांति से अपने घर में रह सकें, रेंट की परेशानी से बच सकें। सचिन जी, जो जिक्र अभी कर रहे हैं, तरंग जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बड़े बड़े अधिकारियों से आप लोग लगातार मिलें, कुछ तो कहते होंगे कि ये टेक्निकल रीजंस है, इस वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या नहीं कोई बात नहीं और 2 4 5 6 महीने रुक जाइए, काम शुरू हो जाएगा, कोई दूसरा कोई रास्ता निकालेंगे, कुछ तो कहते होंगे, कोई तो भरोसा देते होंगे। मतलब अब इसको भरोसा कहें या फिर कहें कि जो मूर्ख बनाया जा रहा है आप लोगों को। हाँ, मैंने बताया सर, चंडीगढ़ में जो हाईएस्ट डिपार्टमेंट का टेबल है, उन्होंने ऑफिसर ने, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने बस ये कहा कि तुम इतने पैसे तुम्हारा प्रोजेक्ट है ना, अब बहुत प्रीमियम जगह पर है और बहुत अच्छी उसकी कीमत हो गई है, तो अब एक काम करो, तुम 8 और 10 लाख रुपए और मिला लो और इसके बाद बना लो इस प्रोजेक्ट को। तो ये बड़ी बढ़िया बात है। जो पहले से बेचारा ईएमआई में और रेंट के बोझ से दबा हुआ है, उससे ये कह रहे हैं कि 10-10 लाख रुपए और मिला के इसको बना लो। वो क्यों, उनके लिए 10-12 लाख कोई बड़ा मैटर नहीं करती सर इतने इस लेवल पे, क्योंकि खेल तो करोड़ों में होते हैं वहाँ पर। तो उनको ये लगता है कि 10-12 लाख तो ऐसे निकल जाएंगे और ये लोग बना लेंगे, हमारा भी पीछा छूट जाएगा और बिल्डर भी बच जाएगा। तो ये सोल्यूशन दिया सर। ये दर्द तो वही आदमी समझ सकता है, वही व्यक्ति समझ सकता जो है ईएमआई पे कर रहा है सर, जो हर तारीख को 5 तारीख को स्कूल की फीस चार भरनी पड़ती तरह है। के जुगाड़ लगाने पड़े। अगर घर में कोई बीमार हो गया हो तो अस्पताल का बिल कैसे पूरा करे, उसकी जो है पशुपेश में फंसा रहता है। ये लोग नहीं समझ सकते जो करोड़ों रुपए का हिसाब किताब करते रहते हैं। यही तो एक बड़ी तकलीफ है। देवेंद्र जी, शायद देवेंद्र जी से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे बात नहीं हो पा रही है। सिंह साहब, कोई तो रास्ता होगा, क्योंकि अगर लाइसेंस गलत दिए गए, अगर डीटीपी डिपार्टमेंट ने लाइसेंस गलत दिया, उसकी जिम्मेदारी तो उन्हीं की है ना, उस व्यक्ति की तो है नहीं जिसने उस विभाग के ठप्पे को देखकर, उस भरोसे को देखकर उस बिल्डर के प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया। उसकी गलती तो नहीं है। तो इसके लिए तो वो पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, वो अधिकारी जो उस दौरान बैठे थे, और उनके ऊपर सीधे कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, ये कहना कि चूक हो गई, ये कोई जवाब नहीं है ना। चूक हो गई क्या मतलब है? अरे अकाउंटेबिलिटी पूरे डिपार्टमेंट की फिक्स होनी चाहिए। और ये कोई भूल ऐसी थोड़ी ना है कि आपने जो है शक्कर की जगह नमक डाल दिया चाय में, ये तो ऐसी भूल है नहीं ना। मतलब कि किसी की कत्ल हो जाए और आप कहें कि हमसे चूक हो गई, है ना। तो ये कैसा प्रशासनिक डिपार्टमेंट है हमारा, जो रेगुलेट करती है, लाइसेंस देती है, और उसका सिर्फ महज इतना कह देना कि हमने लाइसेंस देने का काम करना है और लाइसेंस को रिवोक करने का काम करना है, इतना ही उसका जिम्मेवारी। इसका मतलब आपने कोई ड्यू डिलिजेंस नाम की कोई चीज नहीं करनी है। और उसके बाद आप प्रोजेक्ट में देखने तक नहीं जाते कि प्रोजेक्ट किस स्टेज में बन रहा है, भी रहा है, नहीं बन रहा है। तो फिर उसके बाद फिर जब आप सारा डिफॉल्ट हो गया, जब प्रोजेक्ट स्क्रैप हो गए, कोई बिल्डर भाग गया, तब आपको पता चल रहा है। इसका मतलब कि आप सो रहे थे, डिपार्टमेंट प्रशासन सब सो रही है, कोई कुछ कर नहीं रहा है, सिर्फ अपनी खाना पूर्तियां कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स मंगा करके फाइलें बना रहा है, फाइलें बना करके उसको रख दे रहा है कहीं पे। तो इस तरह से अगर ये हमारे सिस्टम में काम होता है तो भगवान बचाए फिर इस देश को। तो और इन लोगों को, जो लोगों ने इतना गाड़ी कमाई अपना लगा लिया जीवन भर की, और वो फिर लगाते रहेंगे और इस तरह से धोखे खाते रहेंगे। ये तो धोखे खाने वाला सिस्टम है। चाहे आप प्रधानमंत्री योजना कह दो, चाहे कुछ कह दो, कोई आपकी अभी सुन तो नहीं रहा ना, कोई आपके सामने तो नहीं आ रहा। कोई किसी की दर्द को समझने के लिए ये बात साहब बोल रहे थे कि वो कह रहे थे कि आप 10-10 लाख लगा दो और आप बना लो। तो कमाल का स्कीम है ये। मतलब कि आप धोखे देते रहो पब्लिक को चूना लगवाते रहो और कुछ मिली भगत करके उनसे पैसे भी लेते रहो। भूल क्या हुई मुझसे?
मुझे माफ कर इसका मतलब है कि बिल्डर के साथ मिली भगत तो थी, है ना। बिल्डर फरार हो गया, इनकार नहीं किया जा सकता। अगर एस्क्रो अकाउंट आप खाली कर देते हैं, अरे भाई आप कागज पत्री आप जांच कर ही तो देंगे। अरे सर आप एक बात बताइए वर्मा जी, चाय की जमीन दुकान ठेले पर थोड़ी ना नौकरी या कोई अपने पेपर जमा करा रहा है। आप बैठे ही इसी के लिए है कि आप उनके डॉक्यूमेंट्स अच्छे से जांचें, और अगर गलत हो भी गया तो अभी इन लोगों की क्या गलती, इन्होंने क्या गुनाह कर दिया। मैं आता हूं आपके पास तरंग जी, लड़ाई लंबी है और कितनी जाएगी, फिलहाल जिस तरह के हालात है कुछ नहीं पता, ना आपको पता ना किसी और को पता है। सरकार चाहे, प्रशासन चाहे तो आपके इस दर्द, इस मर्ज का इलाज वो दे सकती है, लेकिन अभी वो मिल नहीं रहा है। लेकिन इस दौरान क्या इस तरह की भी परिस्थितियां, कुछ इस तरह के फोन या आप लोगों को डायरेक्ट धमकाने की, दबाने की, कुचलने की भी कोशिश की गई कि ये जो जा के प्रोटेस्ट करते हो बिल्डर के खिलाफ या शासन प्रशासन के खिलाफ, इसे बंद कर दो नहीं तो ठीक नहीं होगा, क्या इस तरह की भी स्थिति आई? नहीं सर, ऐसा तो हमारे साथ नहीं कभी हुआ। और सर हम लोगों का हक बनता है प्रोटेस्ट करना, तो हमें डिपार्टमेंट, इस चीज़ में हम चाहे डिपार्टमेंट हो चाहे बिल्डर हो, इस चीज़ में हमें अभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप इसको बंद कर दो या ये, क्योंकि सर हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और डिपार्टमेंट को अपनी हक की लड़ाई लड़ने में अपना हम घर ले रहे हैं, तो डिपार्टमेंट इस चीज़ को सुनना चाहिए डिपार्टमेंट को। ऐसा हम लोगों को कोई भी किसी के साथ किसी की उससे धमकी नहीं मिली। और एक करने की बात सर ये है, एक आप देखिए कि 22 तारीख को वारंट इशू हुआ है और 22 तारीख से वारंट इशू के फ्राइडे था, फ्राइडे लेट नाइट वारंट इशू हुआ, सैटरडे संडे आ गया, मुझे कल पता चला है कि वारंट इशू हुआ है, हम लोगों को कल पता चल रहा है। तो सर कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट, ये सब मिली भगत ही है, जो कि सर वारंट का भी हम लोगों को नहीं पता कि 22 तारीख से वारंट इशू हो चुका है और कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर घोटाला हुआ है, अगर ये सब चीज गलत हुई है, तो सर वारंट इशू करने का मतलब है गिरफ्तारी होना। तो पुलिस डिपार्टमेंट, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट या हमारा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? हमारा डिपार्टमेंट वारंट इशू करने के बाद तो गिरफ्तारी करेगा ना सर। आज 22 तारीख के बाद हम 1 तारीख में बैठे हैं और एक भी गिरफ्तारी हम लोगों के सामने हमें नहीं दिख रही है कि घोटाला में घोटाला करा है। 400 करोड़ तो हमारा प्रोजेक्ट है, बाकी सर 5 प्रोजेक्ट है, आपको पता ही है। तो सर इतने सारे घोटाला करने के बाद भी खुलेआम अगर कोई वारंट, फिर वारंट इशू करने का मतलब क्या हुआ? अगर पुलिस डिपार्टमेंट हमारा कुछ नहीं काम करे, मैं ये नहीं कह रहा, पुलिस डिपार्टमेंट को काम करना चाहिए, पुलिस वारंट इशू करा गया है, ईडी की रिपोर्ट में भी ऑलरेडी सब कुछ ईडी के लिए भी साफ किया था, तभी ईडी के सामने जाकर पेश नहीं हुए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वारंट इशू कर दें, चाहे इसको सजा दे दें, चाहे इसको फांसी चढ़ा दें, उससे हमें क्या हासिल होगा? हमें तो हमारा, हमने पैसे दिए और फ्लैट मिले हमें, चाहे वो बिल्डर बना के दे, चाहे अथॉरिटी बना कर दे। सबसे बड़ी बात ये सबसे बड़े कल्प्रिट तरंग भाई ये अथॉरिटीज हैं। सिर्फ ये तो हमें सिर्फ दिख रहा है हमारा बिल्डर है ये माहिरा बिल्डर, इन्होंने ये बात पता चल रहा है ओएसबी एक बिल्डर है, ओशन 7 वाले सेम स्टेटस था, उनके साथ सेम कहानी करी है इन अथॉरिटीज ने। उनका भी ये एस्क्रो अकाउंट खाली कर दिया, उनका भी लाइसेंस बाद में पता चला फोर्स डॉक्यूमेंट पे है। तो ये तो एक नेक्सस चल रहा है अथॉरिटीज का, बिल्डर का और नेता का। जैसे धर्म सिंह चोकर जी जो उनके फादर हैं, धर्म सिंह चोकर जी जो उनके फादर हैं, उनका प्रोजेक्ट, ये उनका भी प्रोजेक्ट है, जैसे कि वो हाई कोर्ट गए हैं कि इस प्रोजेक्ट से कि मेरा कोई वो नहीं है। हमने जब ये इसमें इनका पूरा इन्वॉल्वेशन है। आज वो सिटिंग समालका के विधायक हैं, तो ऐसा नहीं है ये उनका प्रोजेक्ट नहीं है, जैसे कि सामने चीजें आ रही है। हाँ, अगर वारंट इशू हुए हैं और अगर गिरफ्तारी होती है उससे हमें कोई हल नहीं मिलेगा। हमें अपने घर से मतलब है, हमें घर मिलना चाहिए, ना हमें पॉलिटिकल कोई इशू बनाना है, ना हमें पॉलिटिकल से मतलब है, हमें अपना घर चाहिए। सब लोग परेशान हैं बहुत ज्यादा, और जैसे कि लोग आप देख ही रहे हैं आत्महत्या तक कर रहे हैं। तो कुछ लोग और भी बोल चुके हैं कि अगर घर नहीं मिलेगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे। तो ज्यादातर इसका जिम्मेदार कौन होगा, बिल्डर या डिपार्टमेंट? तो इस सामने एक हम लोगों के साथ एक चैलेंज है ये कि आज हम लोगों ठोकरे खा रहे हैं और कल बैंक भी हमारे सामने खड़ा हो जाएगा कि मैंने आपको पैसा दिया है, आपका मकान आपको मिला नहीं, आप मेरा पैसा वापस करिए। मेरी आवाज सुन पा रहे सचिन जी? जी सर। बिल्कुल, देखिए एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था के भरोसे ही देश का नागरिक, प्रदेश का नागरिक जो है वो अपने पैसे को, अपनी गाड़ी कमाई को एक भरोसे के साथ लगाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आन खड़ा होता है कि आखिरकार जब वो इस तरह की चीजों में उलझता है तो फिर कहाँ जाए। लेकिन इस सबके बीच एक चीज मैं समझना चाहूंगा सिंह साहब
कि क्या हरेरा चाहे तो इस प्रोजेक्ट को खुद से नहीं पूरा कर सकता है, क्योंकि इस टाइम की तो कुछ व्यवस्थाएं, इससे पहले भी कुछ ऐसे डिसीजन। ये जो सिस्टम है सर, उसमें ऐसी हरेरा के पास कोई अधिकार नहीं है, या उसमें लॉ में ऐसी कोई फ्रेमिंग नहीं हुई है इसमें हरेरा उसको बनाए। हरेरा हरेरा बिल्डर नहीं हो सकता ना। हाँ, वो किसी थर्ड पार्टी को ये इससे इससे स्क्रैप करके थर्ड पार्टी को दे सकता है, कोई एआरसी कंपनी होती है उसको दिया जा सकता है, लेकिन वो पैसा क्यों लगाएगा? अगर मान लीजिए आपके पास पैसा है ही नहीं अकाउंट में, तो वो किस पैसे से बनाएगा? हरेरा तो एक कानून का, एक समझ लीजिए कि एक डिपार्टमेंट का एक बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पास कोई प्रोविजनिंग तो होनी चाहिए कि अगर इस तरह की डिफॉल्ट होता है सरकार उसके लिए पैसे देगी अगर बिल्डर फरार हो जाता है। लेकिन वही बात बिल्डर को सचिन जी फरार भी होने की नौबत क्यों आनी चाहिए? बिल्डर को तो फांसी की सजा लगाओ, या तो बिल्डर को ऐसी एग्जेम्पलरी सजा दो दूसरा कोई करना पाए आगे फ्यूचर में। नहीं साहब, तो सवाल यही है कि रास्ता बचता क्या क्या है, क्योंकि जो सचिन जी भी एक चिंता जो जाहिर कर रहे थे, उन्हें नहीं चाहिए कि आप उन्हें जेल में डालें, फांसी लगाए, आप कुछ और कार्रवाई करें, उनकी तमाम जायदाद जमीन सबको जो है सील कर दे। ये लोग तो सिर्फ यही चाहते हैं कि इनको इनका घर मिले, ये चाहते भी नहीं है, इनकी कोई निजी दुश्मनी नहीं है। लेकिन फिर रास्ता बचता क्या है? यानी कि सिर्फ ये ऐसे ही इंतजार करते रहेंगे हर रोज जो है। जी वर्मा जी, ये सिर्फ 4-5 हजार करोड़ का एक सवाल है। 4-5 हजार करोड़ से ये पूरे के पूरे 6 प्रोजेक्ट इनके कंप्लीट हो सकते हैं। अगर अभी तक इन्होंने कितने पैसे लगाए मुझे नहीं मालूम, लेकिन टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग इनकी 6,200 करोड़ के आसपास रही है। अगर ये 6 प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर इतने पैसे से अगर 30% को छोड़ दीजिए, 70% इसका यूज कर लिया जाए और सरकार उसमें थोड़ा फंडिंग कर दे, तो ये सबको घर मिल सकता है। लेकिन सरकार ने ऐसी कोई प्रोविजनिंग करी नहीं। तो सवाल ये है कि पैसा लाएगा कौन? लाना तो बिल्डर को पड़ेगा। अब बिल्डर की जांच होगी, पैसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, ये सब अभी कुछ पता नहीं। तो फिर सालों साल लटक जाएगा सिंह साहब। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको बचाने वाला कौन होगा? समय कम है। आखिरी कमेंट्स जो है तरंग जी और सचिन जी मैं आपसे ले लेता हूं। घर में बात तो अब हर रोज होती ही होगी, परिवार के लोगों को कुछ उम्मीद बची है या फिर लग रहा है कि नहीं अब छोड़िए, अब तो ये तो जो था ये डूब गया, एक जुआ खेल लिया था आप लोगों ने या मिलके हम सब लोगों ने, और जुए का नतीजा ये होता है कि आदमी जीतता कम है और हार ज्यादा जाता है। तो कभी आप लोगों की जब बात होती होगी तो क्या लग रहा है कि सर क्या बताऊं मैं आपको, एक साल पहले तक मेरे पिताजी पूछते रहते थे कि कब मिलेगा बेटा घर, कब मिलेगा, मुझे एक बार देखना है। वो ये कहते कहते बेचारे दिसंबर 2022 में एक्सपायर हो गए बेचारे। तो उनकी दिल की इच्छाएं मन के मन में रह गई, और मेरी भी इच्छा थी कभी एक बार तो पिताजी को घर दिखाऊं कि हाँ मैंने ये खरीदा है अपने पैसों से या अपने आपके आशीर्वाद से। तो वो नहीं कर पाया। अब इससे ज़्यादा क्या बताऊं, अब घर वालों ने पूछना ही बंद कर दिया है कि बेटा क्या चल रहा है वहाँ पर तेरे गुड़गांव में। उन्होंने ऐसा कह दिया, एक तरह से इस हाल पे छोड़ दिया कि जो तूने कराया तू अपना करता रहे, कुछ हमें लेना देना नहीं है। तो मतलब बिल्कुल ही अब हौसला ही टूट चुका है सर, ये हाल है। और ये सारा किस वजह से हुआ? दोनों डिपार्टमेंट के, सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट थे जो इन प्रोजेक्ट्स को देखते हैं गुड़गांव में क्या हरियाणा में, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और रेरा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का काम रहता है सर लाइसेंस देना, और हरेरा का काम रहता है एस्क्रो अकाउंट संभालना। एस्क्रो अकाउंट के हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट है जिसमें बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है कि विदाउट गवर्नमेंट अथॉरिटीज के कोलिजन के ये चीजें पॉसिबल, जो इन्होंने फंड्स की हेरा फेरी करी है इधर से उधर, ये पॉसिबल ही नहीं था बिना मिली भगत के। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ सर? मतलब सिस्टम जो आपका नाम ले रहे थे ना कि सिस्टम, हम सिस्टम के शिकार है सर। थैंक यू। देवेंद्र जी शायद एक बार फिर कोशिश कर लेते हैं, काफी देर से जुड़े तो हुए हैं लेकिन बात नहीं रख पाया। देवेंद्र जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आ रही है? जी हाँ, अब आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है, और उम्मीद यही करते हैं कि आपकी जो तकलीफ, आपके दुख भरी जो आवाज है वो सरकार तक भी आए, उनको उनके कानों में भी वो पहुंचे, वो सुने समझे आपकी पीड़ा को। आपका ये दौर जो है पूरा आपका और आपके परिवार का, वो किस तरह से बीता या बीत रहा है, जिस तरह के हालात आप लोगों के सामने बने हुए हैं?
सर देखिए, जब ये सोसाइटी इन लोगों ने लॉन्च की थी से कॉमन, उन्होंने यही सोच के कि ये एक रेरा अप्रूव्ड है, ऊपर हाउसिंग सोसाइटी है, तो हमने यही सोच के डाला था कि हमें टाइमली मतलब घर मिल जाएगा और इस रेंट से छुटकारा मिल जाएगा। आज गुड़गांव में कि आप कहीं पे भी देखेंगे, हर एक सेक्टर में 25 से 40% रेंट इंक्रीमेंट है। ऊपर से जो EMI जारी है उनका भी 10-10, 12-12% लोगों का जो इंटरेस्ट रेट है मतलब है वो भी बढ़ गया है। इन सब के बावजूद भी जो रेरा हमें दिखाई दे रहा था कि हमें एक होप मिली थी कि रेरा आने से कुछ चीजें अच्छी होंगी। जो रेरा का 5 मेन ऑब्जेक्टिव है, उनमें से एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि टाइमली लोगों को घर मिले, ये हम इंश्योर करेंगे। और हम जब बार बार उनके पास जा रहे हैं तो वो लोग हमें अभी कोई उम्मीद नहीं दे रहे हैं। तो मेरा ये एक ही कंसर्न है कि जो भी बॉडी बन रही है वो सिर्फ लोगों से पैसे खाने के लिए बनी है, या हकीकत में लोगों की हेल्प करने के लिए, हम जैसे जो कॉमन बायर हैं उनकी हेल्प करने के लिए बनी है। क्योंकि जब भी हम जा रहे हैं तो वो लोग हमें कोई मतलब रिजोल्यूशन नहीं दे रहे हैं। वापिस हम लोगों से कई बार पैसे की डिमांड करते हैं, कई बार हमें कोई गलत तरीका बता रहे हैं। तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, ये भी अजीब विडंबना है। चलिए, माना कि सत्ता में बैठे लोग आपकी बात नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की भी ये जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि चुनाव के दौरान वोट तो वो भी मांगने पहुंचेंगे ना। लेकिन कभी भी मतलब मैं अपने लंबे पत्रकारिता के कैरियर में मैंने जो देखा, बिल्डर से संबंधित के मामलों में, जबकि आप लोगों की बड़ी संख्या, हजारों में संख्या, कभी भी कोई दल, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता कभी जाकर जो है आप लोगों के प्रोटेस्ट में नहीं शामिल होता है, आप लोगों की आवाज नहीं उठाता है, क्योंकि शायद उनको भी ये लगता है कि ये लोग तो बिखरे हुए हैं, कोई किसी विधानसभा में रहता है तो कोई किसी विधानसभा में रहता है, मेरा वोट बैंक तो ये है नहीं, तो मैं इनके साथ क्यों जाकर खड़ा हूं। ये भी एक बड़ी विडंबना है। क्यों सचिन जी, क्या कहना आपका? कोई मिला, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति आकर, नेता आप लोगों से आकर कभी? आपने बता ही दिया, सारी समस्या यही है सर कि हम हैं तो 5,000 बायर्स, मतलब 5,000 बायर्स का मतलब 25,000 वोट्स हैं, लेकिन वो बिखरे हुए हैं। कोई यूपी बेस्ड है, किसी कोई हरियाणा, कोई पंजाब, कोई किसी अदर सिटी का है, तो इनको हम वोट बैंक की नज़र नहीं आते। सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है सर कि और दूसरी, मतलब मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कांग्रेस पार्टी का विधायक है हमारा जो बिल्डर है, और सरकार है बीजेपी की, लेकिन तब भी करना तो चाहिए था कि तुरंत एक्शन हो और इनका भी एक नाम हो कि भाई हमने देखो इतना रिलीफ दिलाई बायर्स को, लेकिन हो नहीं रहा। वो फाइल देते हैं, हमारी फाइल दब जाती है, वो धूल खाती रहती है फाइल हमारी, चंडीगढ़ में भी, अम्बाला में भी। अब क्या करें सर, मतलब हम तो बड़ी बुरी तरह से फंस गए सर। हमें तो बस यही है सर, वर्मा साहब के आपके सहयोग से हमें कुछ किसी भी तरह कोई एक रास्ता दें, हमें सिंह साहब हमें रास्ता दिखाएं कि हम वहां जाएं। हमने कोर्ट में, रेरा कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सब जगह हम जा चुके हैं। बस हमें कोई तुरंत सॉल्यूशन मिले। देखिए कोर्ट केस के आप भी समझ सकते हैं कि क्या हाल है, और वो सालों साल चलेंगे सर। कोई तुरंत रिलीफ हमें किस तरीके से मिले सर, बस ये हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएं प्लीज सर। सचिन जी, यहाँ एक वादा है आप लोगों से, रिपोर्टर जी की पूरी टीम एक स्वच्छ पत्रकारिता के तहत आप लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी, क्योंकि आम आदमी, आप लोगों के मुद्दे ही हमारी जिम्मेदारी है उन्हें उठाना, शासन के कानों तक पहुंचाना, और इस आवाज को बुलंद करने के लिए हम हमेशा आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। ये मेरा आप लोगों से वादा है। लेकिन सबसे थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी जिस ईडी ने M3M जैसे बड़े बिल्डर को भीतर करने में देर नहीं की, जिस सिस्टम ने नकेल कसने में बड़े बड़े बिल्डरों पर देर नहीं की, आखिरकार यहाँ पर ऐसी कौन सी मजबूरी है, कौन सी ऐसी दिक्कत है जो अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही, और जो ये गरीब लोग हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से एक एक पैसा अपना इकट्ठा किया था, जोड़ा था, और आप समझिए कई ऐसी हसरतें, कई ऐसी इच्छाओं को दरकिनार करके इस पैसे को इकट्ठा किया था कि कभी फिल्म देखने जाना है तो वो नहीं गए, कहीं घूमने जाना है तो वो नहीं किया, कुछ अच्छा बच्चों के लिए लाकर देना है तो वो नहीं किया। लेकिन वो जो पैसा जोड़ा वो एक ऐसे बिल्डर को दे बैठे जहां से वो सारा का सारा अब ना इनका है, अब वो किसका है, किसके पास है, कुछ नहीं पता। लेकिन हम एक उम्मीद करते हैं सरकार से भी,
सरकार के नुमाइंदों से भी, प्रशासन से भी, और अनुरोध है, हाथ जोड़ के हमारा भी अनुरोध है, इनकी तकलीफ को समझिए, इनके दुख को समझिए और इन्हें समाधान दीजिए, क्योंकि आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। जो इन्होंने पैसा लगाया था अपने आशियाने के लिए, बस वही मांग रहे हैं। फिलहाल रिपोर्टर जी के इस लाइव डिस्कशन में इतना ही, लेकिन आप हमारे तमाम और इस तरह के वीडियो, तमाम इस तरह की स्टोरीज, तमाम इस तरह के मुद्दों को देखने के लिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर रिपोर्टर जी को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।